हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के जेएलओ का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों उसी को कंसीडर करते हुए मैं आज आप लोगों के लिए वन लाइनर फैक्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ भी बता देना चाहता हूं कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेगा, साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलने वाला है। तो साथियों हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक वन लाइनर को हम आसानी से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे तो पहले आप यहाँ पर देखिए, ये हम बात कर रहे हैं वन लाइनर के बारे में। वन लाइनर की अगर हम बात करें साथियों तो ये आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाने वाला क्वेश्चन होता है और इसी क्वेश्चंस को हम लोग वन लाइनर की कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, यहाँ पे हम इसी को ऑब्जर्व करने वाले हैं। और किसको देखेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी को यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करते हैं साथियों तो कहता है कि सीआरपीसी कम्स अंडर द कनकरेंट लिस्ट की बात करता है। किस लिस्ट की बात करता है साथियों, तो कनकरेंट लिस्ट की बात करता है। और आप सभी लोगों को पता है लिस्ट कहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो साथियों लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमको भाग करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको देखना पड़ेगा कि ये लिस्ट वाला मामला किस लिस्ट के अंतर्गत फॉल कर रहा है, कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं वहां पे एक 7th शेड्यूल दिया गया है। कहां पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक शेड्यूल आपको मिलेगा जहां पे 12 शेड्यूल्स आपको प्रोवाइड कर रखा है। उसमें से एक शेड्यूल है जिसको हम लोग शेड्यूल नंबर 7 के नाम से जानते हैं। और उसी शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत आपको 3 लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, यूनियन लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, स्टेट लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ जो ये कनकरेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं ये कनकरेंट लिस्ट भी आपको उसी लिस्ट के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जा रहा है कि जो सीआरपीसी है आपका ये कहाँ का मैटर है, किस लिस्ट का मैटर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको वो जगह भी बता दिया जहां पे लिस्ट के बारे में आपको जानने के लिए और समझने के लिए मिलता है। तो कह रहा है कि सीआरपीसी कम्स अंडर द कनकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी आप यहां पर लिंक करेंगे, साथ साथ कनकरेंट लिस्ट को भी आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। और उसके साथ 2 लिस्ट और आता है जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं और स्टेट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ कह रहा है इट कैन बी अमेंडेड ईदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किसके किसके द्वारा अमेंड किया जाएगा, एक तो पार्लियामेंट के द्वारा और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसको अमेंड किया जा सकता है। किसको अमेंड किया जा सकता है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको स्टेट अमेंडमेंट भी देखने के लिए मिलता होगा। जब आप बेयर एक्ट को खोलते होंगे, बेयर एक्ट में आप पढ़ते होंगे तो वहां पे ये चीजें आपको बार बार देखने के लिए मिलता होगा। क्या चीज, स्टेट अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। अब ये कहेंगे कि स्टेट अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे यूपी अपना अमेंडमेंट कर सकता है सीआरपीसी में, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो यूपी का अमेंडमेंट होगा वो यूपी के ही परिप्रेक्ष्य में लागू होगा। ऐसा नहीं जो यूपी ने अमेंडमेंट कर दिया बिहार भी कहेगा कि नहीं आपको बिहार वाले को भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पार्लियामेंट भी उसमें अमेंडमेंट करेगा। पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करेगा वो ब्रॉडर सेंस में अमेंड करेगा। ठीक, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नया आईपीसी आ रहा है आप लोगों के लिए, साथ ही साथ नया इंडियन एविडेंस एक्ट भी आ रहा है। सेम उसी तरह से पार्लियामेंट पूरा का पूरा अमेंड कर सकता है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए सीआरपीसी के अंतर अमेंड कर सकता है। ये पहला बात था, पहली बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। फिर हम चलेंगे, साथ ही साथ कह रहा है कि सीआरपीसी 1973 इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ 41st लॉ कमीशन। किसकी बात कर रहा है साथियों, ये जो बेस्ड है किस पे बेस्ड है, जो हमारा सीआरपीसी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये किस पे बेस्ड है, तो ये साथियों बेस्ड है आपके 41st लॉ कमीशन के ऊपर। जो हमारा लॉ कमीशन बनाया गया था
उसी 1973वां के 41वां लॉ कमीशन के ऊपर हमारा सीआरपीसी बेस्ड है। उसी को देख करके, उसी के रिपोर्ट को देख करके ही सीआरपीसी को बनाया गया था। फिर जो नेक्स्ट हमारा वन लाइनर यहाँ पे आ रहा है, इस वन लाइनर को देखिए, कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द कोड एक्सेप्ट चैप्टर। अब किस किस चैप्टर को छोड़ करके, तो चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11 की बात करता है। जब आप बेयर एक्ट के पेपर नंबर पेज फर्स्ट को खोलेंगे, वहां पे सेक्शन नंबर फर्स्ट को खोलेंगे, तो उसमें इस टाइप की चीजें आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, जिसमें चैप्टर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और चैप्टर एक्सेप्ट कौन कौन सा किया गया है, 8, 10, 11, बीच में से 9 गायब है, 8, 10 और 11। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम की बात करता है। कहां की बात करता है, नागालैंड की बात करता है। और साथ ही साथ कहां की बात करता है, ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम टू रेफर्ड इन द पैराग्राफ ऑफ 26 शेड्यूल की बात करता है। किसकी बात करता है, पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दोस एरिया विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है। अब ये आप कहेंगे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको स्केड्यूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जब जब हम स्केड्यूल्स की बात करते हैं साथियों, तो 12 शेड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी 7th नंबर के शेड्यूल्स के बारे में मैंने आपसे बात किया कि वहां पे 3 टाइप के लिस्ट दिया है। लिस्ट देने का मतलब क्या है, जो लॉ मेकिंग पावर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, वो लॉ मेकिंग पावर का बाइफर्केशन किया गया है कि कुछ कानून स्टेट बना सकता है, कुछ कानून हमारा सेंट्रल बना सकता है, और कुछ कानून को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसपे स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। ये तो बात आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका था। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्ट की बात कर रहा है, नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है, इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स की बात कर रहा है कि इस चैप्टर में इनको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। चैप्टर 8, 10 एंड 11 की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि 6 शेड्यूल की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने बताया था कि 12 शेड्यूल, उसमें से 6 शेड्यूल का भी जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि जो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो दोनों चीजों को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। शेड्यूल नंबर 6 को भी आप एक बार जरूर रेफर करिएगा, क्योंकि ये डिटेल्ड क्लासेस नहीं है, ये वन लाइनर में आप लोगों के लिए फैक्ट लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि इस वन लाइनर फैक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए इन चीजों को मैं आपके सामने डिलीवर्ड करने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, कंप्लेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंप्लेंट की बात कर रहा है। कह रहा है कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये बात आप सभी लोगों को याद होगा कि जो कंप्लेन होता है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है और नहीं होता है। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और इसी टाइप से आपसे पूछेगा कि कंप्लेंट में क्या इंक्लूड होता है, क्या पुलिस रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूड होता है कि नहीं इंक्लूड होता है। तो आपको साथियों धूमधाम से बताना है कि उसमें नॉट इंक्लूड होता है। क्या, तो पुलिस रिपोर्ट उसमें इंक्लूड नहीं होता है। किसमें, तो कंप्लेन में। नेक्स्ट जो हमारा वन लाइनर आपके सामने आ रहा है, ये कह रहा है कंप्लेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज डी के अंतर्गत आपको डिफाइन किया गया है। अब आप जब सेक्शन नंबर 2 को देखेंगे तो वहां पे देश भर के डेफिनेशन क्लॉसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ABCDEFGH पूरा XYZ तक आपको देखने के लिए, XY तक आपको देखने के लिए मिलते हैं डेफिनेशन क्लॉसेज। उसी में एक डेफिनेशन क्लॉसेज का जिक्र किया जा रहा है। जो कौन सा डेफिनेशन क्लॉसेज है साथियों, तो जो हमारा ये डेफिनेशन क्लॉसेज है, ये सेक्शन नंबर 2D की बात कर रहा है। 2D का मतलब होता है मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटेन फॉर्मेट में। अब आप कहेंगे कि किस तरह से ओरली या फिर रिटेन फॉर्मेट में की बात कर रहा है। कंप्लेन कैसे आप कर सकते हैं, या तो लिखित में दे सकते हैं या फिर ओरल जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। और किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है, तो ये साथियों डेफिनेशन क्लॉसेज है, सेक्शन नंबर 2D के अंतर्गत आपको ये चीजें बताई गई हैं। तो इस तरह से ये चीजों को आप याद करने का प्रयास रखेंगे कि 2D में हमको कंप्लेंट दिया गया है। कंप्लेंट या तो हम रिटन फॉर्मेट में दे सकते हैं या फिर ओरल फॉर्मेट में हम दे सकते हैं। टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ हिज टेकन एक्शन अंडर दिस कोड की बात कर रहा है।
ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट हम वन लाइनर की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि डिम्ड कंप्लेंट। अब ये बताइए कि ये डिम्ड कंप्लेंट क्या होता है, किसको हम लोग डिम्ड कंप्लेंट के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है अ डिम्ड कंप्लेंट अ फाइनल रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा है। जो फाइनल रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये जो फाइनल रिपोर्ट होता है साथियों, ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। विच कब बनाया जाता है, विच डिस्क्लोजेस द कमीशन of a non-cognizable offenses police officer making such report shall be deemed to be the complaint। तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है इसको क्या मान लिया जाता है, इसको डिम्ड रिपोर्ट के तौर पे इसको मान लिया जाता है। फिर आगे हम चलेंगे, आगे की चीजों को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2G के बारे में कि ये 2G घोटाला है कि ये 2G क्या कह रहा है। जब हम डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करेंगे तो वहां पे हमको डेफिनेशन क्लॉजेस में सेक्शन नंबर 2G देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि सेक्शन 2G डिफाइन किस चीज के बारे में बात करता है, 2G इंक्वायरी की बारे में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिफाइन इंक्वायरी की बात कर रहा है। सेक्शन 2G डिफाइन इंक्वायरी एंड इट डज नॉट इंक्लूड ट्रायल। इंक्वायरीज इज कंडक्टेड ईदर बाय अ मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड की बात कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 2G घोटाला हुआ था और 2G घोटाले का क्या हो गया, तो इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी किस तरह से होगा, या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाएगा या फिर कोड के अंतर्गत जो रूल प्रोवाइड किया गया होगा उस रूल के तहत यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन नंबर 2H की बात कर रहा है। ये सभी के सभी डेफिनेशन क्लॉजेज हैं और डेफिनेशन क्लॉजेज से बार बार आपके एग्जामिनेशन में साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे 2H की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है सेक्शन 2H डिफाइन क्या किया जा रहा है, ये डिफाइन किया जा रहा है किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन में किसको किसको हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं, तो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। भाई जब हम वहां पे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जब जाएंगे, जब हम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कहीं चाकू मिलेगा, कहीं बाल मिलेगा, कहीं कुछ उसका क्लू मिलेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप से हम लोग वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन हमको कहां दे रखा है, तो सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज H के अंतर्गत हमको ये दे रखा है। किसके बारे में हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। जब जब हम इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे हम वहां से क्या कलेक्ट करके लेकर के आएंगे, तो वहां से हम ढेर सारा एविडेंस कलेक्ट करके लेकर के आएंगे। एविडेंस conducted by a police officer or by any person who is authorized by a magistrate। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोई ऐसा पर्सन कर सकता है जो ऑथोराइज्ड होगा। किसके द्वारा ऑथोराइज्ड होगा, बाय द मजिस्ट्रेट के द्वारा वो पर्सन ऑथोराइज्ड होगा। वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन जा करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 2H के अंतर्गत। ये बात आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर 2I की हम बात करेंगे कि ये सेक्शन नंबर 2I क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 2I की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास एक प्रोसीडिंग होती है जिसको हम लोग धूमधाम से जुडिशियल प्रोसीडिंग के नाम से जानते हैं। और जाहिर सी बात है जुडिशियल सर्विसेज में हमको जाना है, इसीलिए हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशियरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कह रहा है 2I में it stated that the judicial proceeding include any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken oath की बात करता है। किस पे हम लोग लेते हैं साथियों, तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है हम लोग कोई भी चीज किस पे लेते हैं, एफिडेविट पे लेते हैं, यानी कि ओथ पे लेते हैं। ओथ हम लोगों ने ले लिया, मीन्स कि एफिडेविट पे जब हम एफिडेविट कराने जाते हैं तो उस पे ओथ कमिश्नर के द्वारा ओथ किया जाता है। उसी की बात यहाँ पे सेक्शन नंबर 2I के अंतर्गत किया जा रहा है। 2L की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 2L क्या कह रहा है, 2L कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 2L, ऐसे याद करिए 2L नॉन कॉग्निजेबल। 2L जहां पे आ जाएगा डिफाइन करता है किसको, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, विच मीन्स एनी ऑफेंसेस in which a police officer has no authority to arrest without warrant की बात कर रहा है।
क्या होता है साथियों, तो यहाँ पे जब नॉन कॉग्निजेबल मामला हम बनाते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल मामले में ये अथॉरिटी पुलिस वाले को नहीं होता है कि क्या कर सके, वो आपको अरेस्ट कर सके। अब हम बात करेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किसको कहते हैं, कौन सा ऐसा मामला होता है जिसको हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरीज में रखते हैं। तो साथियों हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं। अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, मेनली सेक्शन की बात करते हैं, तो एक हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो उसमें लॉजिंग कराई जाती है। किस चीज की लॉजिंग कराई जाती है, तो FIR की लॉजिंग कराई जाती है, मींस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की लॉजिंग कराई जाती है। देखिए अगर हम दोनों चीजों की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 154 में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेक्शन नंबर 155 में जब आप जाएंगे तो आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देखने के लिए मिलेगा। जब हम यहाँ की 154 की बात करते हैं जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की अगर हम बात करते हैं, CO की बात करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनेगा तो वहाँ पे लॉजिंग क्या होगी, वहाँ पे लॉज FIR कराया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की लॉजिंग कराई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 155 की, और यहाँ पे जैसे ही FIR लॉज होगा पुलिस क्या हो जाएगी, पुलिस एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेगी, पुलिस यहाँ पे हरकत में आ जाएगी। जैसे ही आपने FIR लॉन्च कराया पुलिस को हरकत में आना ही आना है। लेकिन जब हम 155 की बात करते हैं, और ये 155 क्या है, तो ये सेक्शन है, सेक्शन 155 की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, तो सेक्शन नंबर 155 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। किसकी बात करता है, तो नॉन कॉग ऑफेंस की बात करता है। और इस नॉन कॉग ऑफेंस की अगर हम बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 2L के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अगर हम डेफिनेशन क्लॉजेस को इनके खंगाल रहे हैं, अगर हम डेफिनेशन क्लॉजेस को देख रहे हैं, यहाँ पे तो भाई साहब क्या कर रहे थे, FIR लॉन्च हो रहा था तो जा करके अरेस्ट करके लेकर के चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अरेस्ट नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि नॉन कॉग्निजेबल में आप जाएं और किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ करके अरेस्ट करके ले करके चले आए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो। क्या करा सकते हो साथियों, तो यहाँ पे कंप्लेंट के तौर पे आप अपने मामले को NCR करा सकते हो, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करा सकते हो। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे NCR होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है, और यहाँ पे FIR होता है। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। सिंपल सी बात है, जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां पे हम टाइम धूमधाम से लेंगे। ये पूरे प्रोविजंस को हम पढ़ेंगे कि सेक्शन नंबर 154 का क्या क्या ग्राउंड दिया है। जब आप FIR लॉस कराने जाते हैं तो एट दैट टाइम आपको, जब FIR आप लॉस कराएंगे तो किस तरह से जा करके आप अपने FIR की लॉजिंग कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका FIR लॉज हो जाता है तो FIR की कॉपी आपको प्रोवाइड की जाती है कि नहीं की जाती है। अगर प्रोवाइड की जाती है तो आपसे कोई चार्जेस मनी लिया जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर उसके और भी मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, जब FIR की लॉजिंग हो जाती है तो वो FIR आपको पढ़ करके सुनाया भी जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपने बोला, जो आप रिपोर्ट लिख करके लेकर के गए थे वो बस लिख लिया जाता है। इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं बहुत ही जल्द, बस आप वीडियो में बने रहिए। फिर यहाँ पे आप देखिए सेक्शन नंबर 2N की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 2N की बात करते हैं। और अभी जो भी चीजें हम यहाँ पे डील कर रहे हैं एज अ डेफिनेशन क्लॉजेस के रूप में यहाँ पे हम आपके सामने डील कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सेक्शन 2N डिफाइन, अब ये क्या डिफाइन करता है, ऑफेंसेस विच मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। किसकी बात कर रहा है, एक्ट और ओमिशन की बात कर रहा है। जब हमें एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज देखना पड़ेगा, जब हमें ओमिशन का डेफिनेशन क्लॉज देखना पड़ेगा, तो हमें भाग करके इंडियन पेनल कोड में जाना पड़ेगा और वहीं पे हमको सेक्शन नंबर 32 और 33 के अंतर्गत हमको एक्ट ओमिशन और इलीगल ओमिशन का हमको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है कि किसको हम लोग इलीगल ओमिशन की कैटेगरीज में रखते हैं। तो हमारा जो लॉ है साथियों ये बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि
एक तरफ सब्सटेंटिव लॉ हमारा काम करता है, एक तरफ हमारा प्रोसीजरल लॉ काम करता है। तो जो हमारा सीआरपीसी है ये प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरीज में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं और रखते हैं। जब जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो ये हमें प्रोसीजर बताता है। अब ऐसा प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से हम चोर अंकल को पकड़ करके जेल में बंद करेंगे, ये प्रोसीजर बता देता है। अगर यहीं पे हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करते हैं तो आईपीसी है, बता दिया भैया ये चोरी किए हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने साल के लिए होता है उतने साल के लिए ये बुक किए जाएंगे। ये आईपीसी भाई साहब का काम है और सीआरपीसी भाई साहब का काम है कि पकड़ करके ला करके जेल में बंद करेंगे। फिर विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट अंकल के पास लेकर के जाएंगे, वो जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। फिर यहाँ पे 2N की हम कहानी देख रहे थे तो इसमें एक आ गया था वर्ड एक्ट और ओमिशन की बात कर रहा था, तो इसी को लेकर के हम कुछ दूर तक चले गए थे। कह रहा है एक्ट और ओमिशन की बात कर रहा है। पनिशेबल अंडर लॉ इट इंक्लूड एनी एक्ट in respect of which a complaint may be made under section number 20 of the cattle trespass act। अब आप ये कहेंगे कि ये नया चीज कहां से आ गया, और ये नया चीज क्या है, सेक्शन नंबर 20 है। और कहां का सेक्शन नंबर 28? तो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का है। तो अभी वहां पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कैटल ट्रेसपास एक्ट में, क्योंकि ये अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, इस डेफिनेशन क्लॉजेस पे आप फोकस रहेंगे। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 2U की हम बात करते हैं। भैया तुम कौन हो? 2U का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भैया मैं वकील हूं, आप कौन है? 2U। हु यू? 2U का मतलब होता है मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, मैं पीपी साहब हूं। मैं क्या हूं? मैं पीपी साहब हूं। वही कह रहा है सेक्शन नंबर 2U डिफाइन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप कौन है भैया? मैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। तो 2U इसी तरह से आपको याद करना है। 2U में तू कौन है भाई? तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 24। कहां पे ये आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखने के लिए मिलता है? तो आप सीआरपीसी के जब सेक्शन नंबर 24 में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे आपको पीपी साहब देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि किसी भी केस की ओपनिंग किसके द्वारा कराई जाती है साथियों? कोई भी केस होता है, केस की ओपनिंग पीपी साहब के द्वारा, मींस कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के ही द्वारा ओपनिंग कराई जाती है। अब ये भी एक बहुत मजेदार बात है कि पीपी साहब बनता कौन है, स्पेशल पीपी साहब बनता कौन है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है कौन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन बनता है? तो इसकी कहानी अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या किसी के पास 7 साल का एक्सपीरियंस होता है एज एडवोकेट, क्या वो पीपी साहब बनता है, या फिर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस होता है वो क्या बनता है? वो स्पेशल पीपी साहब बनता है। तो इन सभी चीजों को भी हम यहाँ पे कवर करते हुए एक एक करके निपटाते हुए चलेंगे। तो आपने 2U में देख लिया, 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की बात कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि 2W में क्या कर देंगे, सीधा सीधा हम समन जारी कर देंगे। 2W में क्या कर देंगे दोस्तों? तो 2W में हम सीधा सीधा समन को जारी कर देंगे। समन केसेस की बात यहाँ पे कर रहा है। अब 2W में आप क्या देखेंगे साथियों? तो 2W और A दे रहा है, मीन्स कि W तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो A भाई साहब यहाँ पे दिख रहे हैं, इस A की हम बात कर रहे हैं, इसको अमेंड करके कहीं ना कहीं यहाँ पे डालने का काम किया गया है। क्या किया गया है? इसको अमेंड करके इसमें बदलाव करके यहाँ पे डालने का काम किया गया है। और 2WA का मतलब क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब होता है विक्टिम होता है। क्या होता है? विक्टिम। और विक्टिम के अंतर्गत कौन कौन कंसीडर किए जाते हैं, किस किस को हम विक्टिम के अंतर्गत मानते हैं? क्या जो गार्जियन होता है क्या वो भी विक्टिम के अंतर्गत फॉल करता है? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल वो भी फॉल करता है। कर सेक्शन 2W डिफाइन विक्टिम which means a person who has suffered any losses or injury caused by any act or omission of the act of the persons की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत 2WA के अंतर्गत कौन कंसीडर किए जाते हैं? तो 2WA के अंतर्गत विक्टिम साहब को हम मानते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि गार्जियन और लीगल हायर ऑफ द विक्टिम आर आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम। जो उनके गार्जियन होते हैं और जो उनके लीगल हेयर होते हैं, उनको भी कहाँ पे कंसीडर हम करते हैं? तो उनको भी एज अ विक्टिम के तौर पे ही हम कंसीडर करते हैं कि ये भी क्या है, ये भी भाई साहब ही विक्टिम के परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं ये विक्टिम है। अगर किसी भाई के बहन का अगर रेप हो जा रहा है, ठीक, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो क्या भाई वहां पे
विक्टिम नहीं हो रहा है, भाई को पीड़ा यातना नहीं झेलना पड़ रहा है, तो बहन तो विक्टिम हुई ही, बहन के ऊपर तो इस टाइप का ऑफेंस कमिट किया ही गया है, लेकिन वो ऑफेंस किससे जुड़ा है, तो उसके बहन से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित उसके पूरे परिवार के लोग हो रहे हैं कि नहीं, उसका गार्जियन हो रहा है, उसके लीगल हायर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी लोग क्या हो रहे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं, लीगल हेयर जो उसके होंगे, जो उसके गार्जियन होंगे, ये कहीं ना कहीं इस 2WA के कंसीडर में, इस 2WA में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं। इसीलिए ये चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है सेक्शन नंबर 2X की बात करते हैं। अब 2X में क्या डिफाइन किया गया है, तो साथियों 2X की अगर हम बात करते हैं तो 2X डिफाइन करता है वारंट केसेस को। किसको डिफाइन करता है दोस्तों, तो जो सेक्शन नंबर 2X हमारा होता है ये डिफाइन करता है वारंट केसेस को। हमारे पास दो प्रकार के केसेस होते हैं, एक समन केसेस होते हैं, एक वारंट केसेस होते हैं। तो 2X में अगर X लग गया तो X में आपको वारंट कर दिया जाएगा। अगर हम वारंट केसेस की बात करते हैं तो वारंट केसेस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स की बात कर रहा है। 2X की अगर हम बात करते हैं तो जो भी डेफिनेशन क्लॉजेस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी डेफिनेशन क्लॉजेस को मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पे डिफाइन करने का काम किया हूँ। अब आगे चल रहे हैं, आगे हम यहाँ पे और भी चीज़ों को देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ों को बता रखा है। चैप्टर नंबर हम सेकंड में आ गए और चैप्टर नंबर सेकंड में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस की बात हम यहाँ पे करेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, किस तरह से संरचना की गई है, किस तरह से बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो साथियों क्रिमिनल कोर्ट्स को और क्रिमिनल कोर्ट्स के ऑफिसेस को। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बार बार हमसे रिपीट एंड रिपीट करके पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इस चीज़ों को देखेंगे। एज पर सेक्शन नंबर 6 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर जब हम 6 की बात करते हैं तो वहीं से हमारा ये मामला स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है कि एज पर सेक्शन नंबर 6 देयर आर 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हाई कोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए दूसरा जो वन लाइनर है, कर है मेट्रोपॉलिटन एरिया comprises of any city or town whose population exceeding 1 million for the purpose of this code। हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है जहां पे 10 लाख की संख्या होती है, उस एरिया को 1 मिलियन की जहां पे संख्या होती है वहां के जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया की हम बात करते हैं तो साथियों मेट्रोपॉलिटन एरिया में MM साहब रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब वहां पे रहते हैं और वही इन सभी चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन नंबर 24 की कहानी आ गई। जो हम लोगों ने देखा था भैया टू यू तुम कौन हो, तो मैं चिल्ला चिल्ला के कर रहा था कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, और उसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की यहाँ पे कहानी आ गई। कर है सेक्शन नंबर 24 प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। इसीलिए जो भी चीजें मैं आपके सामने साथियों शेयर कर रहा हूं वो रेलिवेंसी के ही अकॉर्डेंस में चीज़ों को डिलीवर्ड कर रहा हूं, उसको शेयर कर रहा हूं। इररेलेवेंट मटेरियल्स को मैं आपके सामने नहीं लेकर के आता हूं, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा वो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में ही रख करके मैं कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है सेक्शन नंबर 24 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड टू कंडक्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बता दिया था कि जो PP साहब होते हैं किसी भी मामले की अगर ओपनिंग करनी होती है तो किसके द्वारा मामले की ओपनिंग कराई जाती है, कौन ऐसा पर्सन होता है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे केसेस को टेक ओवर करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे केसेस को देखता है। तो वहां पे साथियों जो केस की ओपनिंग की जाती है वो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के लिए वो PP साहब के द्वारा ही किया जाता है, मींस कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के द्वारा ही केस की ओपनिंग की जाती है। कर है विच अपॉइंटेड हिम और हर, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है, जिस भी व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुझे एज अ PP के तौर पे मुझे अपॉइंट कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होंगे
जिस केस के लिए हमें अपॉइंट किया गया है उस केस की ओपनिंग मेरे ही द्वारा किया जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर यहाँ पे कह रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट दैट स्टेट और सेंटर की हम बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटर में भी अपॉइंट किए जाते हैं पीपी साहब और स्टेट में भी अपॉइंट किए जाते हैं पीपी साहब, और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट में भी आपको पीपी साहब देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे पीपी साहब न कह करके वहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल कहा जाता है और बाकी टर्मिनोलॉजीज का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कह रहा है इट इज डिस्क्रिशनरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये डिस्क्रिशन होता है, किसका डिस्क्रिशन होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है अब उनका अगर मन करे तो भैया अपॉइंट करो, ना मन करे तो चुपाई मारे रहो। कह रहा है इट इज अ डिस्क्रिशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द डिस्ट्रिक्ट। अब उनका मन करे तो वो डिस्ट्रिक्ट में पीपी साहब को अपॉइंट करे, ना मन करे तो धूमधाम से अपने घर में बैठे रहे। आगे कह रहा है इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट, लेकिन स्टेट के लिए क्या होता है? ये स्टेट के लिए मैंडेटरी होता है। कह रहा है इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द डिस्ट्रिक्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को अपॉइंट करने की आवश्यकता होती है और करना भी पड़ेगा। उसी चीज को आप यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि मैं जो भी चीजें लेकर के आया हूँ ये बाइलिंगुअल लेकर के आया हूँ। दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो अभी जो चीजें मैंने हिंदी में पढ़ के आपको बताई है, जो चीजें मैंने इंग्लिश में पढ़ करके अभी समझाने का प्रयास किया है, वो चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। उसमें पहला आपने ये नहीं देखा था कि कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब दंड प्रक्रिया संहिता की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की हम बात करते हैं तो इसमें अध्याय की संख्या अगर हम बात करें तो अध्याय जो टोटल चैप्टर यहां पर दे रखे हैं, टोटल 37 चैप्टर आपको दे रखे हैं। और सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन सबसे आसान है 484। ये 4 इधर रखिए या ये 4 इधर रखिए, बात एक ही है। 484 आपको धाराएं यहां पर मिलेंगी। और चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 37 चैप्टर्स में इसको डिवाइड करके रखा गया है। यही क्वेश्चन वहां पे नहीं मिला था और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं हिंदी वाले में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे अरेस्ट के प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि क्या अरेस्ट होता है। जहां जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। तो अभी मैं आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। पहले मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे अरेस्ट के प्रोविजंस को भी मैं आपके सामने डील करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि पहले हम वन लाइनर सॉल्व करेंगे, फिर वन लाइनर जैसे ही हमारा डन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वन लाइनर के बाद हम यहाँ पे अपना एमसीक्यू देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू की बात करते हैं और ये इससे रिलेटेड है। तो साथियों ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट हमको देखने के लिए मिलता है जिसमें हम लोग प्रिलिमिनरी को देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम प्रिलिमिनरी देखेंगे और प्रिलिमिनरी कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। तो साथियों जब हम प्रिलिमिनरी की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 5 के बीच का जो भी मामला फिट हो रहा है उस मामले को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जिसमें हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। एक्सटेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, उसका कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटीज की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज। अब यहाँ पे इसका जो हमारा चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, ये क्या यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते हैं, टू गिव जुडिशियल पावर टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या जुडिशियल जो पावर होता है वो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है? ये बात कहीं हजम हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हजम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर सेपरेशन, जो हमारे यहाँ पावर है, इस पावर का सेपरेशन किया गया है।
किस तरह से किया गया है? हमारे एग्जीक्यूटिव में किया गया है, हमारे लेजिस्लेचर में किया गया है और हमारे जुडिशरी में किया गया है। सबको अपना अपना पावर दिया गया है। तो क्या यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव, हमारे पास दो टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं। एक ईएम साहब होते हैं जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, और एक हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। देखिए, एक छोटी सी मजेदार कहानी सुना रहा हूं, और इस कहानी को अगर आप याद रखेंगे तो काफी दिनों तक आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी। देखिए, हरकत में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले हरकत में आता है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कैसे हरकत में आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? इसलिए हरकत में आता है कि कहीं पे अगर कोई दंगा हो गया, कहीं पे किसी ने किसी का गला काट दिया, तो सबसे पहले वहां पे कौन भाग करके जाता है? डीएम साहब भाग करके जाएंगे, एसडीएम साहब वहां पर भाग के जाएंगे, एसपी साहब भाग करके जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जज साहब भी भाग करके चले गए वहां पे, जाएंगे स्पॉट पे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, हर तमाम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, वहां पे एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। ये करने का काम किसका होता है? तो ये काम करने का जो लाइबिलिटी होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होता है। मीन्स कि एसपी साहब के पास होता है, डीएम साहब के पास होता है। ये लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब घटना घट जाती है उसके बाद से इस पे क्या निर्णय दिया जाएगा, इस निर्णय लेने का काम हमारे जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि कौन सबसे पहले वहां पे जाता है ऑन स्पॉट पे। तो यहाँ पे कह रहा है टू गिव जुडिशियल पावर टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये हजम हो नहीं रहा है, और जो चीजें हमारे लिए अप्रोप्रिएट ना लगे उसको धूमधाम से हम काट देंगे। टू सेपरेट लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव, ये बात कह रहा है कि सेपरेट है, लेजिस्लेटिव सेपरेट है और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ये आंसर भी नहीं हो रहा है। कह रहा है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारा किसकी बात कर रहा है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा है। जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे तो वहां पे हम किसको देखेंगे? जुडिशरी को देखेंगे। और किससे सेपरेट देखेंगे? हम एग्जीक्यूटिव से सेपरेट हम देखेंगे। और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यही सी वाला होगा। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान जेएलओ 2013 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे ये क्वेश्चन रेज भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज डिवाइडेड इनटू। अभी ऑलरेडी मैंने हिंदी वाले पोर्शन में आपको मैंने बताया था कि सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 37 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और चैप्टर की बात करेंगे तो कहीं पे भी 4 रख दीजिए, 8 और एक और 4 बना दीजिए। अब इसमें से देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा। 37,481 ये बिल्कुल नहीं होगा। 37,484 यहाँ पे 39 दे दिया है, ये गलत हो गया। ये 38 दे दिया है, बिल्कुल गलत है। 37,484 यही आपका जो होगा साथियों, डी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख भी सकते हैं झारखंड जुडिशरी और छत्तीसगढ़ एडीपीओ जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर आपके एग्जामिनेशन में इस लेवल के, इस टाइप के क्वेश्चन क्यों ना पूछे जाएंगे? तो आप इन सभी चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कंटेन्स। अब क्या कंटेंट करता है? तो क्या इसके अंतर्गत 451 सेक्शन है? तो बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने बताया, चीख सीख कर मैंने बताया था कि 448 क्या है साथियों? 4 एक लिखिए, बीच में 8 लिखिए, फिर एक 4 लिखिए। 484 धाराएं ही बस हमारे पास है। 481 बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 461 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। 484 धारा ही यहाँ पर होगी। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 5 के मटेरियल को यहाँ पे डील कर रहे हैं। जब इन सभी मटेरियल्स को हम यहाँ पे डील करते हैं तो हमको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और यही बेसिक से क्वेश्चन हम लोग एग्जामिनेशन में छोड़ करके चले जाते हैं और उसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतने को मिलता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों पे आप बार बार फोकस्ड रहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज। अब यहाँ पे जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब किसको हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत रखते हैं? क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या किसी भी चीज़ को हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं? जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब सैलेंस फीचर को पढ़ते हैं तो क्या किसी को भी हम सैलेंस फीचर के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सैलेंस फीचर होता है उसी को कहेंगे? तो जो ओरिजिनली होगा उसी को कहेंगे। सेम उसी तरह से कह रहा है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा
क्या होता है? तो साथियों जो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है द इंपावरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विथ जुडिशियल पावर, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। एलिमिनेट करना सीखिए, जितना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को एलिमिनेट कर लेंगे उतना ही बेहतर आपकी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होंगी। द सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। साथ ही साथ द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, द सेपरेशन ऑफ द रेवेन्यू वर्क फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, और यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। तो यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये यूपी एपीओ 2002 के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर जब हम 5 को यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या मिल रहा है? कह रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कैन बी अमेंडेड बाय। अब जो हमारा 1973 का जो हमारा सीआरपीसी है ये किसके द्वारा अमेंडेड किया गया है? कौन ऐसा था जिसके द्वारा इसको अमेंड किया जा सकता है, और किसके अंतर्गत ये कंसीडर कर रहा है? कर रहा है पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर। जाहिर सी बात है कि ये पार्लियामेंट्री भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी है। साथ ही साथ कर रहा है द पार्लियामेंट्री ओनली, द सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट की बात कर रहा है, फॉल इन द कंकरेंट लिस्ट। अब ये किसमें फॉल करता है हमारा? तो इसी डी वाले के ही अंतर्गत। मैंने ऑलरेडी आपसे बताया था कि जो भी हमारा मटेरियल होता है कहाँ का? तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो ये किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, किसके अंतर्गत ये फॉल करता है? तो साथियों ये कंकरेंट लिस्ट के ही अंतर्गत होता है, और ये जो मामला होता है सीआरपीसी का हमारा वो कंकरेंट लिस्ट में ही फॉल करता है। आप लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए। मैंने शुरुआत से ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत 3 लिस्ट प्रोवाइड करके रखा गया है, और वो कौन कौन सा लिस्ट है साथियों? अगर 3 लिस्ट की हम बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, और ये जो कंकरेंट लिस्ट का मामला है यही हमारा सीआरपीसी इसी के साथ डील कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि एमपीजे जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेज किया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट मिला था? जब एसेंट मिलेगा तभी हमारा वो अपना लॉ होगा, अन्यथा नहीं होगा। और किससे एसेंट मिलने की आवश्यकता होती है? तो जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख है, मीन्स की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, 25/1/1974 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या मिल गया था? एसेंट मिल गया था। और ये डेट है, इस डेट में बहुत ज़्यादा हमको भूलने की बात नहीं है कि हम भटकेंगे, डेट को लेकर के परेशान रहेंगे कि क्या डेट है। डेट सिंपल है, डेट को आपको मगअप कर लेना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। कर रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हैड कम इनटू फोर्स ऑन। अब ये कब फोर्स में आया था? तो अभी आप लोगों ने यहां पर देखा है, कह रहा है कि 25/1/1974 की हम बात करते हैं। कह रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स ऑन। कब इसको फोर्स में लाया गया था? तो इसको फोर्स में लाने का काम 1 अप्रैल 1974 को किया गया था। वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट की बात की जा रही है और यहाँ पे केम इनटू फोर्स की बात की जा रही है। दोनों का दोनों मामला अलग है, दोनों का मामला एक नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रेसिडेंट का असेंट की बात करेगा तो प्रेसिडेंट का असेंट आपको 25/1/1974 मारा जाएगा, और कम इनटू फोर्स की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1974 माना जाएगा। और ये चीज़ आपको झारखंड एपीओ के एग्जामिनेशन में और बिहार जैसे एग्जामिनेशन में आप लोगों से ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग। अब रीड द फॉलोइंग में क्या क्या रीड करना है, किस किस चीज को हम रीड करेंगे और कैसे रीड करेंगे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग। एक कह रहा है कि इंडियन कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्रिमिनल क्राइम कमिटेड बाय द इंडिया इन द फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा है। और सेकंड वाले में क्या कर रहा है साथियों? सेकंड वाले में कह रहा है कि इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई
टू क्राइम कमिटेड बाय द फॉरेनर इन इंडिया ऑफ द एबव की बात कर रहा है। तो दोनों चीजों को आपने पढ़ लिया। ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये एज अ रीजन एंड असर्शन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और उसी में से देख करके कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को जो एप्रोप्रिएट आंसर आपका लगे उसी एप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पे मार्क करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे आपका कह रहा है ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। जो यहाँ पे 1 नंबर का है ये तो ट्रू है लेकिन जो सेकंड नंबर का है ये फॉल्स कह रहा है। अगर हम इन दोनों यहाँ पे जो भी रीजन और असर्शन टाइप का मटेरियल हमको दे रखा है अगर हम इन लोगों को रीड आउट करते हैं तो, और आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये यूपी एपीओ 2015 के एग्जामिनेशन में आपसे ऑलरेडी पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2033 की बात कर रहा है, 2013 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 में, मीन्स की 2013 में, केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये कब से इफेक्ट में आया? तो ये साथियों ये डेट होता है और इन डेट को आपको एज यूजुअल लर्न करना होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं और इस टाइप के डेट से आपके एग्जामिनेशन में, आपके छोटे छोटे एग्जामिनेशनों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे एग्जामिनेशन में और उत्तराखंड जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। किस को लेकर के, एसेंट को लेकर के, केम इनटू फोर्स को लेकर के, साथ ही साथ जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 का, जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था उस मेजर टाइप के अमेंडमेंट से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरिया। अभी आप लोगों ने देखा था कि ट्राइबल एरियाज के बारे में भी हमने बात किया था। क्या होता है ट्राइबल एरिया, किसको हम लोग ट्राइबल एरियाज के नाम से जानते हैं? तो मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल नंबर 6 में जिसको ट्राइबल एरिया के अंतर्गत कंसिडर किया गया है कि नहीं ये ट्राइबल एरियाज है, जिसमें चैप्टर नंबर 8, 9 और 11 को आप देख भी रहे थे, उन्हीं की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ऑप्शन को यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कह रहा है ऑप्शन ए म्युनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में म्युनिसिपल एरिया ऑफ मिजोरम की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है आसाम एज प्रिस्क्राइब्ड इन पारा नंबर 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही आप लोगों ने पढ़ा भी था और यही इसका करेक्ट आंसर भी मार्क किया जाएगा। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने एमसीक्यू को कराएं, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी वन लाइनर बन सकता था उन वन लाइनर्स को भी मैं आपके सामने लेकर के आया था। इसके बाद अगर हम आपसे बात करना चाहें तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी मैं ये पार्ट फर्स्ट के रूप में इसको मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। पार्ट सेकंड में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और पार्ट सेकंड में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आऊँगा? तो साथियों पार्ट सेकंड में जब मैं लेकर के आऊँगा तो यही अरेस्ट के प्रोविजंस को लेकर के कल के क्लास में हम फिर मिलेंगे, फिर एक नया सा पढ़ने का काम करेंगे और उसमें हम पूरे के पूरे अरेस्ट के प्रोविजंस को जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे कि अरेस्ट में किस किस टाइप की चीज़ों को बताया गया है, किसको और किस तरह से अरेस्ट किया जा सकता है। क्या जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो क्या क्या गाइडलाइन पुलिस ऑफिसर को फॉलो करने होते हैं, ये ऐसे ऐसे फैक्ट को हम देखेंगे। जब अरेस्ट कर लेता है उसके बाद से क्या पुलिस ऑफिसर की लायबिलिटी होती है, जो अरेस्टेड पर्सन होता है क्या उसको भी उसका फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 में डिराइव किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को कल हम डिटेल वे में जानने का प्रयास करेंगे। और साथियों आप सभी लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके जेएलओ ही एग्जामिनेशन तक सीमित होगा, नहीं। ये अगर आप जुडिशरी का भी एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे भी आपसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये वन लाइनर फैक्ट होते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझाने का जितना मेरे नॉलेज से हो सकता है उतना चीज़ों को मैं आपके सामने बताने का काम करता हूँ। तो साथियों बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में तो इसको जरूर शेयर करिएगा।
जी हाँ साथियों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।